अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने मौक़िफ़ पे डट गए हैं। कोई एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा। काजी फाइज ईसा वाले केस का तफसीली फैसला भी आ गया है। 224 सफ़ात का ये जो फैसला है वो भी आया हुआ है, उस पर भी अब बातचीत हो रही है। दोनों तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है और बयानात का भी। सियासी मैदान भी गर्म है। शिबली फराज ने स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है कि 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ को मुल्क में भी लेकर आएंगे, जेल में भी डालेंगे और पैसे भी वसूल करेंगे। मरियम नवाज का ये कहना है कि जनवरी तक हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। अब दोनों के एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम स्टांस है। गवर्नमेंट ने भी, इमरान खान साहब ने भी तय कर लिया है कि अपोजिशन को टफ टाइम देना है और कोई इसमें क्वार्टर नहीं देना। दूसरी जानिब अपोजिशन भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। अब यहाँ पे जो एक और सूरत हाल जो डेवलप हो रही है वो कोयटा के जलसे के हवाले से है। संडे को यानी 25 को कोयटा में जलसा है PDM का, अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें, 11 जमाती जो इत्तेहाद है उनका जलसा है कोयटा में। वहाँ पे जो कोयटा बलूचिस्तान हुकूमत के जो मुशीर हैं वो आकर कह रहे हैं कि नेक्टा की तरफ से थ्रेट अलर्ट आया हुआ है कोयटा के लिए, तो वो अपील कर रहे थे कि जलसा मुलतवी किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया। कोरोना के केसेस एक दफ़ा फिर सर उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोयटा में जलसा हुआ तो कोयटा में, बलूचिस्तान में हालात अभी काबू में हैं, फिर कोरोना बेकाबू हो जाएगा। और कोरोना का थ्रेट बाकी पूरे मुल्क में भी है। पिछले 2.5 माह में हमने देखा कि जो डेथ के फिगर्स थे वो अब बढ़ने शुरू हो गए हैं और इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो ये इश्यूज़ भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह खिताब भी कर रहे हैं और ये उनका दौरा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से है और वहाँ पे भी हुकूमत पे तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। और उसके अलावा FATF के फ्रंट से भी एक अहम खबर, पाकिस्तान ने भारतीय जो कोशिशें थी हमें ब्लैक लिस्ट करने की वो नाकाम हो गई हैं FATF के फ्रंट पे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान के जो इक़दाम हैं उनको सराहा है। जो कोशिशें हैं, काविशें हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान कर रहे हैं और जो टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ हमारे इक़दाम हैं उनको सराहा है। भारत को एक दफ़ा फिर हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। इन मौज़ूआत पे आज के इनसाइट में गुफ्तगू करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान है हुकूमत बलूचिस्तान के, सेनेटर अनवर बेग सीनियर सियासतदान और एडवोकेट शमीम उर रहमान मलिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे लियाकत शाहवानी साहब से। शाहवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लियाकत साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपोजिशन से आपने इल्तिजा की कि नेक्टा का भी हवाला दिया, कोरोना का भी हवाला दिया और उनको कहा कि जलसा मुलतवी करें। तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत को क्या जलसे से कोई प्रॉब्लम है, कोई ख़तरा है, खदशा है? जलसे होते हैं, अगले दिन इज़ अ न्यू डे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो एक्टिविटीज़ तो अब होनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जलसा जुलूस किसी भी जमात का जो है डेमोक्रेटिक राइट है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट रोज़ अव्वल से कह रही है कि कोयटा के जलसे में न रखना डालेंगे, न रुकावट डालेंगे, न कंटेनर खड़ी करेंगे और न ही वर्कर को कंटेन करेंगे, बल्कि SOPs जो कवरेज के हैं उसके हवाले से भी हमने फैसला किया। सैनिटाइजर, मास्क भी फराम करेंगे, सिक्योरिटी भी फराम करेंगे। हम तो रोज़ अव्वल से ये कह रहे हैं। और ये कल जो नेक्टा का थ्रेट आया उसके बाद जाके मैंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो एक इस्तिदा गुजारिश की है, उस जो खतरे की तनाजुर है उसको मद्देनजर रखते हुए कल से पहले हमने क्यों उस मौजू पे बात नहीं की? ये सिर्फ दरख्वास्त है ना आपकी, ये सिर्फ दरख्वास्त है, यानी जलसे की इजाज़त आप लोगों ने दी हुई है गवर्नमेंट की, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि वो ना करें, पोस्टपोन कर दें। जी बिल्कुल, हमने परसों जो है जो 28 पॉइंट्स TOR PDM क़यादत जो है, लोकल क़यादत, उनके साथ हमने बैठ के वो तय किया है, उनकी उस पर अंडरटेकिंग है, वो हमने पब्लिक भी कर लिया है। उसके तहत हमने फुल प्रूफ इंतजाम करने हैं। लीडरशिप को जो है जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स है वो फराम करेंगे, जलसा गाह को जो है हम सिक्योरिटी फराम करेंगे, हैवी सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और SOPs के तहत जो है हम सैनिटाइजर और मास्क भी जलसा में फराम कर रहे हैं। हमने तो ये पब्लिक किया है, लेकिन ये थ्रेट अलर्ट जो है कल 4-5 बजे आया, उसके बाद जाके हमारा मैच चेंज हुआ है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस थ्रेट को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बड़ा संजीदा, सीरियस लिया है और हम ये गुजारिश कर रहे हैं PDM की आदत से कि वो भी इसको
संजीदा लें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वहाँ पे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आज हम गवर्नमेंट में हैं, कल ये लोग सारे लोग गवर्नमेंट में रहे हैं। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया है कि जी जिस तरह मेंगल साहब का भी आपने जिक्र किया, मालिक साहब का भी जिक्र किया, वो तो बलूचिस्तान के सीएम रहे हैं, फिर इसी तरह बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज भी हैं। लेकिन इस जलसे के लिए यानी आप लोग, यानी अगर वो चाहते हैं पीडीएम वाले कि हमने जलसा करना ही करना है, तो आप लोग भी ज़रूरी इंतजाम करेंगे, कोई रखना उसमें आपने कहा कि नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एक सवाल जो होता है कि अब बलूचिस्तान में से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने जो जलसे किए थे, काफ़ी बड़ी वाफिर तादाद में लोग आ गए थे। उनकी JUI की फॉलोइंग भी है वहाँ पे, सूबाई असम्बली की सीटें भी लेते हैं। फिर उसके बाद जो 11 जमाती इत्तेहाद है उसमें नेशनल पार्टी भी है, BNP मैंगल भी है, महमूद खान अचकज़ई, तो वहाँ पे तो ये सारे इनकी जो बेस है बलूचिस्तान है, कोयटा में इनके फॉलोअर्स भी हैं। अगर तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं? नहीं, तादाद बहुत ज्यादा होती तो ये 3 दफा जो है जलसे के डेट जो है उसको चेंज नहीं करते। 2 दफा तो इन्होंने डेट से अपने जलसे मुलतवी किए हैं। पहले 11 अक्टूबर का डेट रखा, फिर 18 का, फिर 25 का। अब भी जो पीडीएम की क़यादत है उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई है कि 3 सूबों से वो गाड़ियां भर भर के वर्कर जो है कोयटा पहुंचाएंगे और इनके जलसे को नाकाम होने नहीं देंगे। तभी तो जाकर ये अडेमेंट है और ये डेट चेंज नहीं कर रहे। वरना आप देखते, अगर इनके साथ ये कमिटमेंट नहीं होती, ये हमारी गुजारिश से पहले ही या उसको मुलतवी करते ही या हमारे गुजारिश के बाद फौरन हम पे एहसान करते हुए कहते हैं कि हमने मुलतवी कर दिया। लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सीरियस तौर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। बड़ा एक सीरियस इशू है। रही बात देखें जमातों की, जलसा बड़ा होता है छोटा, उससे हमें कोई इशू नहीं। जो पॉलिटिकल यहाँ पर पार्टीज हैं उनकी स्ट्रेंथ है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन जो मेन स्ट्रेंथ है, जो मेन जलसे कामयाब करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बाकी 3 सूबों से जो इनके कारकुनान तशरीफ लाएंगे वो उसका बायस बन रहे हैं। कुल जो जलसगाह में जितने लोग होंगे आप देखेंगे उसका 60-70% जो है बाहर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, और शाहवानी साहब, सिंध की तरह आप लोगों के भी पुलिस से राब्ते ठीक हैं, आपके ताल्लुकात भी अच्छे हैं IG साहब से, बाकी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं एक्सपेक्टेड? देखिए, ये जो थ्रेट अलर्ट आया है, इसके अलावा इससे 1 मिनट कबल भी आप यकीन जानिए, मैं आपके साथ अल्फिया कसमिया ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए कोई ये इशू नहीं था। बिल्कुल सिर्फ हमारे लिए जो जिम्मेदारी थी वो 2 किस्म के, एक ये है कि इनको सिक्योरिटी फराम करना और दूसरी ये है कि सैनिटाइजर और मास्क फराम करना। बाकी उनकी क़यादत ने परसों आके जो है हमें अंडरटेकिंग दी है। उन्होंने कहा कि हम ताउन भी करेंगे और मास्क के जो SOPs हैं जलसगाह में उस पर भी अमल दरामद कराएंगे। हमने 3000 से जायद जो हमारे पुलिस लेवी FC जो पर्सनल्स हैं वो करने की हमने जिम्मेदारी भी उनके तफवीज़ कर दी है। ये जो नेक्टा का थ्रेट है जो आपने जिक्र किया है, नेक्टा के थ्रेट का, तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह के थ्रेट्स की? ये रूटीन में आते हैं या ये बहुत अनहोनी सा एक इवेंट होता है? इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं सूबे में हुए हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुए हैं, शहादतें हुई हैं, क्या उनसे पहले भी कोई थ्रेट आया हुआ था नेक्टा की तरफ से? इस तरह के जो है कुछ थ्रेट्स के बाद भी वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं, बगैर थ्रेट अलर्ट के भी रूनुमा होते रहे हैं वाक़यात। खसूसन बलूचिस्तान और KPK में 2 अशरों में सैकड़ों इस तरह के जो है बम ब्लास्ट, सुसाइड अटैक्स, इस तरह के वाक़यात होते रहे। ये कोई अनहोनी बात नहीं, कोई नई बात नहीं। अलग बात है कि मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 2 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बहुत बेहतर की, मेंटेन किया। हमने मेहनत किया, उस मेहनत के समरात ये हैं कि आसानी से ये सारे आके जो है कोयटा में जलसा कर रहे हैं। उन्हीं मेहनत के ये समरात हैं कि यहाँ पर जिंदगी में रमक है, शाम होती है। साहब, ये बात तो आपने की है, लेकिन कुछ सवालात तो उठे हैं ना पिछले जो एक माह में जो वाकयात में जो इजाफा हुआ है, ना सिर्फ इधर वजीरिस्तान में भी हमने देखा है, तो खतरात मौजूद है और मजीद करने की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स हुए, उनकी शहादतें हुई, यही तो हम बता रहे हैं, यही तो हम समझा रहे हैं। कल ड्रॉप डिवीजन में कमरुद्दीन कारिज के मकाम पे हैवी आर्म एम्यूनिशन जो है वहां से कैप्चर किया गया है। हम तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये थ्रेट अलर्ट नहीं आता, कल 5-4 बजे से कबल एक जुमला पूरे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के किसी एक जिम्मेदार, किसी एक ओहदेदार, किसी का तो मुझे बताएं, कोई दिखाएं कि हमने ये कहा हो कि आप से गुजारिश है कि आप नजरसानी करें डेट पे या उसको मुलतवी करें और ये थ्रेट अलर्ट खत्म हो जाती है। कल नेक्टा अगर कहती है कि अलर्ट अब नहीं रहा, जो इसमें अकम्प्लिसेस थे या जो टेररिस्ट थे उनकी वो आइडेंटिफाई हो गए, अरेस्ट हो गया, कोई खतरा नहीं,
10 जलसे करें, हर हफ्ते आए, वेलकम। हमें और खुशी होती है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Finally- पूरे बलूचिस्तान, पूरे क्वेटा में जी। कंटेनर दिखाएं कि हमने लगाया हो, एक कंटेनर दिखाएं। ठीक है, अपने यानी जो कैमरामैन सिक्योरिटी तो आप भिजवाएं, लोगों ने उनको देनी है, एक करनी कंटेनर है। तो हमें और दिखाएं। लियाकत शवानी साहब, आपने जो क्लैरिफाई भी कर दिया कि यानी आप लोगों ने कोई ऐसा पाबंदी नहीं लगाई, मना नहीं किया, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, जिसको वो जो भी अपोजिशन चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उस पर भी गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है कि इकदाम करेगी और जो एक हालिया लहर है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत शवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान। उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। इतवार को PDM का जलसा है क्वेटा में, वहाँ पे अपोजिशन के जो इत्तेहाद है 11 जमाती, उस पर भी हम लोग आपको कवरेज भी देंगे, लम्हा लम्हा आगाह भी करेंगे। लियाकत शवानी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने खदशात का इजहार किया था, नेक्टा के अलर्ट का जिक्र किया था, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि वो सिर्फ एक एडवाइस है, वो PDM की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने डिसाइड करना है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अनवर बेग। बेग साहब पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक तवील इनिंग्स खेल चुके हैं, PMLN का भी हिस्सा रह चुके हैं। आजकल सिर्फ सीनियर सियासतदान हैं, किसी पार्टी और जमात को रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रहे, लेकिन सियासत में इनका वसी तजुर्बा भी है, बात भी करेंगे और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बाबत भी इनसे पूछेंगे। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो जो सबके सब जहनों में सवाल है, ना गवर्नमेंट एक इंच पीछे जा रही है, ना अपोजिशन जा रही है, तो होना क्या जा रहा है? ये तर्जा हरारत सियासी है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये एंड कहाँ पे होगा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, ये बेसिकली जो PTI गवर्नमेंट ने एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया है, ये ज़रा सा कुछ ज़्यादा गरमाइश अपोजिशन लीडर्स को लगने लगी है। एंड इन पर्टिकुलर PMLN और PMLN में जो शरीफ फैमिली है उन पे ये काफ़ी गरमाइश उनको लग रही है। और स्पेशली जब से ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सामने आए हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि आर वेरी वेरी सीरियस और इसके अंदर इनकी कन्विक्शन हो जानी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ये एक गैंगअप हुए हैं ये सब, क्योंकि उधर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे भी केसेस चल रहे हैं, इधर नून लीग के जो दूसरे सीनियर मेंबर्स हैं उन पे चल रहे हैं। कभी कभार हम मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में भी सुनते हैं कि भाई नायब ने लेटर लिखा या नहीं लिखा, बहरहाल वो भी लिस्ट पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब इस तरीके से अब गैंगअप हुए हैं कि दे आर ट्राइंग टू डिसलॉज PTI इन सम शेप और द अदर, के भाई किसी तरीके से ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो। जो आपका आर्गूमेंट है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली गवर्नमेंट भी यही कहती है कि ये NRO मांग रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी पे, लेकिन जो गुजरांवाला के जलसे पे जो आम आदमी निकला था, जो वोटर निकला था, PMLN का वोटर है, लेकिन वो भी उसको भी तकलीफ़ हो रही है ना, निकला है। कराची में भी लोग निकले हैं, चाहे जैसे भी आए, आम आदमी डिससेटिस्फाइड है, जो महंगाई वाला जो चीज़ है वो इम्पैक्ट कर रही है उनको, तो वो लोग क्यों निकले? इसी तरह मौलाना फजल रहमान का जो केस था वो ख़त्म हो गया, तो क्या ये हो रहा क्या है ये कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस के जब वो कर रहे हैं? और अगर करना भी था अपोजिशन ने तो गवर्नमेंट को हिट करती, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, बाकी और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उस तरह की चीज़ें तो नहीं करती। देखें, महंगाई अपनी जगह सही है, आप सही कह रहे हैं, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। सो मच सो कि इवन जो मिडिल क्लास है या इवन अपर मिडिल क्लास है वो भी इस पिंच को फील कर रहे हैं, और इस पे जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो ये मेरा ख्याल है दिस विल वेरी सीरियसली डैमेज PTI इन द कमिंग इलेक्शंस। इस पे तो कोई शक ही नहीं है कि महंगाई पे ये कंट्रोल कर नहीं पाए। बट अगर आप देखें, ये जो अपोजिशन लीडरशिप है, महंगाई पे ये अब आए हैं। कुछ अरसे पहले ये महंगाई पे बात नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने ये एहसास किया है कि हमने अगर अपना नैरेटिव देना है पब्लिक में, उससे पब्लिक अट्रैक्ट नहीं होगी। नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग द नैरेटिव के भाई महंगाई हो गई है
उसकी वजह से लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। बट मैं आपकी बात एग्री करूंगा कि पीटीआई गवर्नमेंट को इस पे बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ अपना अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस भी एक फास्ट ट्रैक पे आए, और फास्ट ट्रैक पे भी इस तरीके से आए कि इसकी कंक्लूजन हो केसेस की। मैं अगले दिन अखबार में पढ़ रहा था, कल परसों गालिबन, कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आप इसको फास्ट ट्रैक पे और डे टू डे बेसिस पे ये करप्शन केसेस करें। जब तक करप्शन केसेस कंक्लूड नहीं होंगे, लोगों की उम्मीदें ये बड़ी पार्टियों के साथ लगी रहेंगी कि भाई कोई पता नहीं ये नेक्स्ट इलेक्शन में ये लीडरशिप वापस इमर्ज होके आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई इन द नेक्स्ट 2.5 years जो उनके पास अब रह गए, इसमें दे हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड कि एक तो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पे करें और साथों साथ ये महंगाई पे कंट्रोल करें। क्योंकि आज मैं खुद टमाटर लेने गया था, टमाटर 160 रुपए किलो है। अब बताएं आप, मैं इनफैक्ट हफ्ते के 5 किलो लेता था, आज मैं 1 किलो लेके आया हूँ और साथ दही लेके आया हूँ कि भाई चलो गुजारा तो करो। आई मीन इट इज पिंचिंग मी एज वेल। सो एक गरीब आदमी तो बेचारा काफ़ी परेशान है इस महंगाई से। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट को ये महंगाई पे तो फास्ट ट्रैक पे मूव करना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। और देखें जी, स्टेट के पावर्स बहुत बड़े होते हैं पहले भी, और यही चीज अनवर बेग साहब इसी पे मेरा कंट्रोल किया जाना। इसी पे मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जब अपोजिशन की तहरीक थी, रोड्स पे लोगों को लेकर आ रहे थे, तो ये पीटीआई के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका था कि वो डिलीवर करती, जो लोगों के मसाइल उनको एड्रेस करती। लेकिन ये अपोजिशन की तहरीक ने गवर्नमेंट का फोकस जरा चेंज कर दिया है। अब वो इन रियल इशूज़ के, जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जो आपने भी निशानदेही की कि ये आप मैनेजमेंट करते हैं ना, तो वो उसके बजाय अब पूरी तवज्जो तोपों का रुख अपोजिशन क्या है, तमाम वज़रा बयानात दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद आकर कह रहे हैं कि जी सिर्फ एक वज़ीर पंजाब में दे रहा है, बाकी टफ टाइम ही दे रहे। अब वो नया इमरान खान की बातें कर रहे हैं। तो ये जो सारा अपोजिशन के लिए टफ मान रहा है, लेकिन ना अपोजिशन ना गवर्नमेंट, जो आम आदमी की बात कोई भी नहीं कर रहा। देखिए, मैंने कई दफ़ा पहले भी प्रोग्राम्स में कहा कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जो उनकी टीम है वो कोई एक मैच्योर टीम नहीं है। ये मुझे ऐसे लगता है इन क्रिकेटिंग टर्म्स के अंडर पहले 19 होती थी, अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अंडर 14 है। दे कैन नॉट मैच द लीडरशिप ऑफ पीपल्स पार्टी और नून लीग और टू दैट मैटर मौलाना फजल रहमान साहब। ये बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं, ये काले को सफ़ेद कर सकते हैं, सफ़ेद को काला कर सकते हैं, इनका इतना तजर्बा है। और इनके पास ये नौजवान MNAs और मिनिस्टर्स आ गए जिनको तरीका ही नहीं पता बात करने का, और अजीब अजीब कहानियां बनाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिस इज़ हर्टिंग पीटीआई। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि भाई 1-2 मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दें जो अपोजिशन की बातों का जवाब देते रहे। अगर सब कोई लाहौर से बोल रहा है, कोई पेशावर से बोल रहा है, कुछ इस्लामाबाद से बोल रहा है, कुछ कराची से बोलते हैं और सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें काफ़ी हर्ट करेंगी प्राइम मिनिस्टर को। तो 1-2 बंदे अपॉइंट कर लें फेडरल गवर्नमेंट में जो उनको जवाब दें। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को काफ़ी चीज़ें अभी सीखनी है और आई होप दे लर्न बाय देयर मिस्टेक्स। अच्छा अनवर बेग साहब, यहाँ पे आपका क्योंकि इंटरनेशनल जो आपके जो एम्बेसीज हैं, जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी बीबी के टाइम पे, आप उनके साथ भी बड़ा इंगेज होते थे। तो पाकिस्तानी सियासत में इंटरेस्ट है जो हमारी पॉलिटिक्स में वर्ल्ड पावर्स का हमेशा से रहा है, उनका कोई ना कोई रोल भी रहा है। तो क्या ये अभी जो मौजूदा जो सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी या इंटरनेशनल प्रेशर है? देखें जी, जहाँ तक अमेरिकन का तल्लक है, अमेरिका तो अपने मसले मसाइल में फंसे हुए हैं और उनका इलेक्शन है नवंबर के अंदर। वो तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई इंटरफेरेंस उनकी है। उसके अलावा उनका एम्बेसडर भी यहाँ से जा चुके हैं और उनकी DCM एक्टिंग एम्बेसडर चार्ज उनके पास है, तो वहाँ पे इतनी एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आती। अब रहा कुछ हमारे दोस्त हैं मिडल ईस्ट के अंदर, गल्फ स्टेट्स में, GCC में, वो ज़रा से एक्टिव हैं। आजकल उनकी रिपोर्टें ज़्यादा आती हैं, गुड और बैड।
तो और जाहिर है जो हमारा एक नॉन एनिमी है इंडिया, वो जो भी हरकतें कर रहा है आप लोगों को पता है, बट बाय एंड लार्ज मैं नहीं समझता कि किसी की ऐसे डायरेक्ट कोई इंटरवेंशन, मुझे तो आई हैव नो एविडेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमें हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो बाहर बैठी है, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब, उनको भी चाहिए कि भाई वो जिस तरीके के बयानात उन्होंने एक गुजरावाला की रैली में दिया है वो मुनासिब नहीं थे। सो मच सो कि मेरे कुछ दोस्त हैं PMLN के अंदर, उनसे बात हुई है, वो भी घबराए हुए हैं, उनके बल्कि केसेस नैब में भी चल रहे हैं, एंड दे आर वेरी अपसेट कि भाई ये क्या नैरेटिव लेके बैठे हुए हैं। वो तो वहाँ बैठे हुए मज़े कर रहे हैं, हम तो यहाँ आए, हमें मुसीबत पड़ेगी। तो अगर आपस में उनसे बात करें, दे आर वेरी अपसेट बिकॉज वो ये कहते हैं कि भाई 99-2000 में भी मुशर्रफ के साथ ये लोग कुछ अरेंजमेंट करके सऊदी बीच में आया और ये चलेगा और किसी को पता नहीं चला। और इस दफ़ा भी यही हुआ आपस में। देखिए शरीफ फैमिली अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन पार्ट ऑफ द PMLN, ये अपनी फैमिली के तक ही हैं और बाकी ये जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि ये एक किस्म के डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो। तो ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलती ना। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि लोग भी काफ़ी अपसेट हैं जो PMLN की सीनियर लीडरशिप है, जिनके केसेस चल रहे हैं और जो नैरेटिव नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आई थिंक दे हैव टू मेंड देयर वेज। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें भी आपने तवील अरसा किया है, PMLN की साइकी तो आपने बता दी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रेजिग्नेशन की तरफ, सिंध हुकूमत छोड़ने की तरफ कोई एक्सट्रीम कोई स्टेप लेगी, या इस सारी तहरीक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हासिल करना चाह रही है? देखिए जी, मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सबसे इस वक्त अगर आप पॉलिटिशियंस में आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब, ये दोनों एक लेवल के हैं एंड दे आर वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियंस। और जरदारी साहब कोई मौका ऐसा गवाचेंगे नहीं जहां वो फ़ायदा लेंगे नहीं फ्रॉम दी एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी विल नेवर रिज़ाइन फ्रॉम सिंध, व्हाई शुड दे। और उनका अब तो वो काफ़ी एग्रेसिवली ये गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो काम कर रहा है और मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट GB के अंदर पीपल्स पार्टी की ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिवली कैंपेनिंग बिलावल साहब वहाँ कर रहे हैं। और मैंने तो और ना PTI की लीडरशिप को वहाँ देखा है, बल्कि मैं खुद GB गया हुआ था अभी लास्ट वीक, 9 दिन में गुजार के आया। तो पीपल्स पार्टी के ही झंडे मुझे ज़्यादातर हुंजा में और गिलगित में नज़र आए और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो मुझे कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा था। और पीपल्स पार्टी का बाय द वे हमेशा एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और सो मच सो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी शी यूज्ड टू केयर अ लॉट फॉर पीपल इन गिलगित बल्तिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अब मुझे लग ऐसे रहा है कि अब 2 सूबों में वो हुकूमत करेगी, सिंध में तो कर ही रहे हैं और हो सकता है गिलगित में भी और उसे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी शायद वो इलेक्शन शायद जीत ही जाए वो। यानी लोगों को एंगेज भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम का हिस्सा ही है, बस वो अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश उनकी है कि उसका कैंपेन में एक दफ़ा फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनको मिल गया है, एक दफ़ा फिर एक रेलेवेंट होना शुरू हो गए हैं। अब ये तो मुल्क की सूरत हाल की बात हो गई। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, आपने इंटरनेशनल अमेरिका का भी कहा कि वो अपने इलेक्शंस में मसरूफ़ हैं। तो ट्रंप वर्सेस बाइडन, ट्रंप 4 साल अपनी हुकूमत करके अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो बाइडन जो पोल्स हैं उनमें तो आगे हैं। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि ट्रंप या बाइडन? देखिए, इफ आई वाज एन अमेरिकन नेशनल आई वुड वोट फॉर जो बाइडन। जो बाइडन बड़ा मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, आई मीन उनकी बहुत स्टैंडिंग है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर और डेमोक्रेटिक पार्टी में। और हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो अभी पिछले 4 साल में पूरी दुनिया ने देख लिया है। एक अजीब क्राइसिस पे क्राइसिस आए हैं। वो अपने मिनिस्टर्स को इस तरीके से सैक करते हैं जैसे वो अपनी प्राइवेट कंपनी में किसी मैनेजर को
या किसी रिसेप्शनिस्ट को सैक करते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा ख्याल है, माय पर्सनल ओपिनियन, आई वुड प्रेफर जो बाइडन टू डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो ही इज़ अ वेरी मैच्योर और सुलझा हुआ आदमी है और इज़ अ वेरी ऑनेस्ट जेंटलमैन। पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा? पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा? देखें, पाकिस्तान के लिए कोई भी हो बेहतर होगा। देखें, वी हैव टू कैरी आवरसेल्व्स वेल विद द अमेरिकन्स। हमने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारी हुकूमत को और हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि अमेरिकन्स के साथ, यानी यू हैव टू बी वेरी फ्रैंक विद देम। आप उनको ये जब भी कोई बात हो एक लाइन ड्रॉ करें और उनको कहें कि देखें जी, ये लाइन तक हम आ सकते हैं, वी कैन नॉट क्रॉस द लाइन, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट हर्ट करता है। क्लियर बात करें उनसे, सो दैट दे नो कि भाई पाकिस्तान इस हद तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता, एंड दे वुड लाइक दैट टू हैपन। अगर हम वादे करें और हम ना पूरा करें, वो दैट हर्ट्स एवरीबडी। तो मैं ये समझता हूं कि इफ वी आर फ्रैंक विद आवर रिलेशनशिप विद द अमेरिकन्स, वी टेल देम कि दिस इज लाइन व्हिच वी कैन नॉट क्रॉस, और इससे ही आप जाने, आपका काम जाने, एंड दे लव इट। एंड आई थिंक वी हैव टू हैव आवर रिलेशनशिप ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। बिल्कुल, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए फ़ाइट करनी है, हुएवर कम्स इन पावर। सेनेटर अनवर बेग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू कर रहे थे अनवर बेग साहब से। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इब्तिदाई में जिसका जिक्र किया कि काजी फायज़ ईसा वाले केस का तफसीली फ़ैसला भी आ गया। 224 सफ़ात हैं, उनको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि पहले फ़ैसला आ चुका है, मुख्तसर फ़ैसला तो पहले सुनाया जा चुका है, उस पर भी बात करेंगे। मुल्क में वफाक और सिंध हुकूमत भी आमने सामने है, IG वाला इशू भी है, कानूनी निकात, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे इन तमाम इशूज़ पे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, शमीम रहमान मलिक साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, टू बिगिन विद, ये काजी फायज़ ईसा वाला जो फ़ैसला है केस का, आप लोग भी उसमें पिटिशनर थे, सुप्रीम कोर्ट बार भी उसमें गए थे थ्रू योर प्रेसिडेंट। मुख्तसर फ़ैसले पे भी मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, अब तफसीली फ़ैसला भी आ गया है। व्हाट नेक्स्ट? अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, अभी सबसे पहले तो ये होगा कि हम तफसीली फ़ैसला पढ़ेंगे। अभी तो हम उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ी खुशाइंद बात है, चूँकि हम पिटिशनर थे और उसमें जो फ़ैसला आ गया है इसको देखते हैं। और अब इसमें जो पहले भी आ गया था शॉर्ट फ़ैसला जो आया था मुख्तसर, उसके बाद भी अब तो ये सारे जो FBI को इख्तियारात दिए हैं वो देख के उसके बाद वो जो सारी रिपोर्ट है वो चीफ जस्टिस साहब के पास जाएगी और वो फिर देखेंगे इस पर मज़ीद किसी प्रोसीडिंग की ज़रूरत है या नहीं है। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एक आ गया गैर आइनी है, उसको सेट असाइड भी कर दिया गया, लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था मामला FBR को भेजा गया, इनलैंड रेवेन्यू है, वहाँ पे भी अब हमने देखा है 7 दिन का कहा गया था, उसके बाद हो भी गया था, शुरू भी है, अभी भी जो उनकी अहलिया है जा रही हैं, दे रहे हैं। तो ये कि इनडायरेक्टली बाद में घूम फिर कर बात वापस रेफरेंस पे आ सकती है। जी, वापस वो चीफ जस्टिस जो है वो फैसला करेंगे और अल्टीमेटली अगर वो समझें, देखिए, जो कि भेजना तो सदर ने होता है ना, भेजना तो सदर ने होता है। अब सदर ने एक दफ़ा कर दिया, उन्होंने वापस कर दिया, अब दोबारा से अगर FBR कोई चीज़ साबित करती है तो सदर क्या दोबारा अब ये भेजेंगे या ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है? उस जजमेंट के अंदर इख्तियार दे दिया गया है चीफ जस्टिस साहब को कि वो जो भी मटेरियल उनके सामने आएगा उसके बाद वो फिर फैसला करेंगे क्या प्रोसीडिंग बनी है। एक दफा तो मामला खत्म नहीं हुआ, एक तरह से खत्म नहीं हुआ और वो है, लेकिन तफसीली फैसले के और भी मंदर जाते हैं, डिटेल्स हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का भी जो नोट है उसमें भी जो उन्होंने बात की है, लेकिन उस पर नोट की बात पे जब उन्होंने कहा कि सदर ने अपना सवाबदीदी इख्तियार गलत इस्तेमाल किया है, कुछ हो सकता है उस पर? नहीं, देखिए, वो तो माइनॉरिटी व्यू है, वो जजमेंट तो नहीं है। अच्छा। उसका मतलब उसकी वो इम्प्लीकेशंस तो नहीं होंगी। डेफिनेटली उनकी एक ओपिनियन है, उसका अपना एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे उनकी है, लेकिन उसकी कोई जजमेंट तो वो नहीं है। दैट इज़ माइनॉरिटी व्यू ओनली। चलो, अब ये हो गया। इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत में भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कोई डल मोमेंट नहीं है मलिक साहब। अब यहाँ पे सिंध और वफाक आमने सामने थे, जज़ायर का मामला हो और सबसे बढ़कर IG वाला मामला आपने भी देखा होगा सारा उसमें, तो इसकी लीगल स्टैंडिंग और लीगल इसमें क्या व्यू पॉइंट है क्या? देखिए, लीगल तो ये है कि असल में जो भी वहाँ इंसिडेंट हुआ जिसमें आपने मुख्तलिफ वर्शंस देखे, अब तो 3 इंक्वायरीज ही हो रही हैं स्टेजेस पे।
असल में तो जो भी वहाँ पे वकूआ होगा, अगर वो इलीगैलिटी थी, अगर वो एक गैर कानूनी काम था, तो वो तो मुकामी पुलिस का काम था कि उसके ऊपर वो एक्शन लेते। में तो पुलिस नजर आ रही है, उसके ऊपर एक्शन लेते। असल तो इख्तियार उनके पास है, वो FIR देते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। एक और मसला जो IG का अगवा था, कोई ये अगवा होता है, ये पुलिस में कोई रिपोर्ट होती है, FIR होती है, अगर कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई तो क्या उस पर कुछ हो सकता है काम, या बस वो खत्म हो गया? अब देखिए, जो हमारा क्रिमिनल लॉ उसमें तो ये है कि आप और मैं भी अगर कोई ऑफेंस होते हुए देखें तो वी कैन बी कंप्लेनेंट, जबकि अगर अमेरिका में देखें तो ये कानून है, वो वहाँ पे और सिस्टम। हमारे तो सिस्टम ये है कि मैं भी देखूँ अगर कोई ऑफेंस होते हुए, जरूरी नहीं मैं एग्रीव्ड पार्टी हूँ। अच्छा तो ये इसकी कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। इतना हम लोग करते हैं, ट्रस्ट करते हैं पुलिस ने, जब पुलिस अपनी हिफाजत नहीं करेगी तो बाकियों की हिफाजत क्या करेगी? देखिए, ये सबसे बड़ा मसला यही है, और मैं समझता हूँ पूरे डिपार्टमेंट का मसला ये बना है कि फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स सुबह जाता है उनके पास कि मेरा भाई, मेरा बाप अगवा हो गया है, और वो कहे जी हमारा तो खुद IG अगवा हो गया। तो लेकिन अब मेरे ख्याल 3 इंक्वायरीज हो रही हैं, जो भी फैक्ट्स आए, जो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी। उसके बाद एक्शन की बात करते हैं मलिक साहब। देखें, अगर आपको कोई जबरदस्ती को कह रहा है तो आप नो बोलें। आप ये तो नहीं कि वो काम करते हैं और फिर उसके बाद आकर आप कहेंगे मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो उसका तो फिर आप स्टैंड लें, फिर उसका भी ये हो। या ये जो सारा पूरा डिपार्टमेंट ही छुट्टियों पे जा रहा था, पूरा एक सिलसिला शुरू हो गया था, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर ये सारे चले जाते, फिर क्या होता? अब देखिए, असल में बात ये है कि अगर वो IG साहब जो हैं वो ये समझते थे कि मुझे अगवा कर रहे हैं, अगर वो ये समझते थे अगवा है, तो उनको ही वहाँ पे कोई रिएक्ट करना चाहिए था, कोई इसका होता। लेकिन सब्सिक्वेंटली ये जो जाना है छुट्टियों पे, ये तो एक शायद कोई एक बेबसी की मिसाल है, या सबसे कम दर्जा ईमान वाला जो आप कह लें। अच्छा, अब इसमें आप आ जाएं दूसरा कि कानून का पहलू मैं देख रहा हूँ और चीज़ें देख रहा हूँ। अब फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आमने सामने। अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए तो उन्होंने अपील की आर्मी चीफ से। अब ये जब भी इस तरह का जब वफाक यानी फेडरेशन और सूबा आमने सामने आ जाए, तो क्या कोई लीगल वे आउट है हमारे पास, कोई और मैकेनिज्म है? अब देखें, अपोजिशन भी सरापा एहतजाज है, गवर्नमेंट भी 1 इंच बज नहीं कर रही, तो इस सारी चीज़ों में कौन इनको चुप कराएगा, कौन इनको तसल्ली करवाएगा? आर्बिट्रेटर कौन होगा? बात यह, जब बिलावल साहब ने भी चीफ साहब CNC से कहा तो इसका मतलब है, और उन्होंने भी उस पर एक्शन जब ले लिया, तो इसका मतलब वो भी समझते हैं कि अगर कोई शख्स रिस्पॉन्सिबल है जो उनके लिए एक मसला बन रहा है, जो उनकी रेपुटेशन के लिए मसला बन रहा है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का भी काम है। सुप्रीम कोर्ट के 2 काम है बुनियादी तौर पे, जो एक तो फंडामेंटल राइट्स का जब मसला हो तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट जेलसली गार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन। और दूसरा, पुलिस भी सुमोटो ले सकते थे। देखिए, बिल्कुल पुलिस वाला भी तो सिटीजन है ना, पुलिस वाला भी तो पहले सिटीजन। जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात, और उसके बाद हाँ, और जो पहले आपने फरमाया उसके बाद ये है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिसके अंदर फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान अगर प्रॉब्लम, तो वो भी असल में सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। और ये बड़ा अच्छा होगा बिकॉज एक क्राइसिस की सिचुएशन अगर हम इसको समझें तो, या जजायर वाले इशू पे भी जो आइलैंड वाला है, वो भी एक क्राइसिस की सिचुएशन है। फेडरेशन कह रही है कि हमारा यहाँ पे राइट हो, प्रोविंस कह रहा है नहीं हो सकता, हमारा राइट है। तो बजाय इसके कि वो जो एक चल रहा है कि जी एक लावा पक रहा है, तो इससे पहले कि उस लावे का फटने का हम इंतजार करें, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन टू एक्ट। अच्छा, अब देखें, जब अपोजिशन सड़कों पे आ गई अपना नैरेटिव लेकर, बयानिया लेकर, गवर्नमेंट ने अपना वो कर दिया, फिर बीच में जो इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, उसको भी शामिल कर दिया गया। इस सारे मामले में जब तनकीद की थी जो लंदन में बैठे हुए हैं, अब वो MQM बानी की बात नहीं कर रहा, अब लंदन वाले दूसरे जो हमारे हैं, नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, अब उन्होंने अदलिया के भी चीफ जस्टिस का नाम लिया, साकिब निसार का। बाकी उस पर तो बात हो गई, उस पर किसी ने कोई बयान भी नहीं दिया, ना कोई बात की। और अदलिया के सारे क्राइसिस में कोई किरदार है? देखिए, अदलिया का क्राइसिस में असल में जो अब इस वक्त डिपेंड ये करता है कि वो जो सू मोटो जुरिसडिक्शन है कि उसको जो भी इस वक्त चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करें। हमने तो बार ने तो हमेशा कहा कि वो जो चीफ सू मोटो का इख्तियार है उसके ऊपर भी कोई SOPs, कोई रूल्स, कोई चीज़ बना दें ताकि उसमें भी यूनिफॉर्मिटी है। सिर्फ स्वीट विल ऑफ द चीफ जस्टिस ना हो, वो फुल कोड बनाएगी। उसमें कोशिश हुई 2 बार, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकी। पिछले चीफ जस्टिस साहब ने भी कोशिश की कि एक फुल कोड में वो कोई रूल्स बन जाएँ, कोई ऐसे SOPs बन जाएँ, लेकिन वो नहीं बन सके। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एडवोकेट शमीम और रहमान मलिक हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच। आज के इनसाइट में इतना ही। कल मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।